नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सिरसा से बड़ी खबर के साथ। सिरसा में दो गुटों में झड़प की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बता दें कि जिम संचालन का बिल्डिंग मालिक के साथ झगड़ा हुआ है। जी हां, जिम संचालक का बिल्डिंग मालिक के साथ झगड़ा हुआ। किराए को लेकर दोनों गुटों के बीच में सरेआम मारपीट हुई है। किराए के लिए परेशान किया जा रहा था। जिम संचालक की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। बिल्डिंग मालिक के कब्जे की कोशिश के आरोप लगाए गए हैं, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आरोप जरूर यहां पर लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दोनों गुटों के 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तस्वीरें आप देख लें, जहां पर एक दूसरे पर हाथ उठाया जा रहा है। लाठी डंडों के साथ कुछ लोग भी आपको नजर आएंगे। एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए और एक दूसरे पर किस तरीके से हाथ छोड़े गए वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिम संचालक और बिल्डिंग के मालिक के बीच में ये कहासुनी हुई और मामला यहां पर ये कि हम सब जानते हैं कि इस दौरान जिम बंद है, तो जिम के किराए को लेकर जिम मालिक और बिल्डिंग का जो मालिक है उसके बीच में ये झड़प हुई है, लड़ाई हुई है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये नजायज झूठा पर्चा दर्ज कराया। हमारे बंदे थोड़े थे, उनके बंदे 100 बंदे लेके आया था। वो 100 बंदे आने के बाद उसने उन पर हमला किया। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फिर इन्होंने भी उस पर अटैक किया। मुझे तो पता नहीं, मैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा देख के मैं वहाँ खड़ा हो गया देखने के लिए। कुछ लोग आए, 4-5 लोग थे, उनके पास पाइपें वगैरह थी, तो पाइपें वगैरह उन्होंने बहुत मारा। मतलब वो यूँ बोल रहे थे कि ये भी था, ये भी था। 2-3 और भी खड़े थे साथ में, वो उनको भी उनके भी लगी है, उनके ज़्यादा नहीं लगी, मैं लपेटे में आ गया जी। वो कोई 2 ग्रुप्स के बीच में कहासुनी बढ़ के झगड़े में कन्वर्ट हो गई और उसमें FIR दर्ज कर दी गई है 450 नंबर सिटी सिरसा में, और जिसमें 11 व्यक्ति जो नाम जो तो ये आपने यहां पर पुलिस को भी सुना और पुलिस की तरफ से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई किस तरीके से बढ़ती दिखी और लाठी डंडों के साथ कुछ लोग पहुंचे थे और दोनों गुटों में झड़प हुई। दोनों गुटों में आपसी झड़प किस तरीके से खूनी संघर्ष में तब्दील होती दिखी साफ तौर पर देखा जा सकता है। बाइक्स गिर गई, एक दूसरे पर पहले हाथ से हमला किया गया, थप्पड़ मारे गए और उसके बाद लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। आप सुन भी सकते हैं कि इस दौरान किस तरीके से एक दूसरे पर हमला किया गया, गाली गलौज की गई। मामले में 11 लोग गिरफ्तार। सिरसा से संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़े हैं। नकुल, जिम संचालक लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और अब तक हमने देखा था कि जिम संचालकों को जिम खोलने की इजाजत नहीं मिली थी और यहां पर भी कुछ मामला वैसा ही नजर आया। बिल्डिंग मालिक और जिम संचालक के बीच में लड़ाई हुई, मामला था क्या? अपडेट दें। देखिए राज, बिल्कुल कल जो है पंचायत हो रही थी और जिम संचालकों की तरफ से जो उनके पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जिम मालिक जो है किराए का दबाव डाल रहा था। हालांकि वो किराए दे रहे थे क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं काम बंद है, तो किराया कुछ दिन लेट हो गया। इस तरह की बात उनके पक्ष की तरफ से की गई। तो वहीं जो बिल्डिंग का ऑनर है उनकी पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिम का जो संचालक है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी बात ये भी सामने निकल कर आई कि जिम के ऊपर से पानी निकल रहा था और नीचे कुछ कपड़ों के शोरूम है और वो पानी वहां पर आ रहा था। बिल्डिंग मालिक का कहना है कि चाबी की मांग की जा रही थी ताकि उस चीज की मरम्मत कराई जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं जिम का जो संचालक है वो नहीं दे रहा था। कल इसी बात को लेकर पंचायत चल रही थी और इस बीच बात बिगड़ गई और बताया ये जा रहा है कि पहले जिम संचालक के साथ जो लोग थे उनकी तरफ से मारपीट की गई और उसके बाद जो दूसरी पक्ष के लोग हैं दोनों में कई देर तक मारपीट चली। इस मामले में 4 लोग घायल हो गए हैं। राज, एक बात इंटरेस्टिंग है कि जो वीडियो साफ दिख रहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जब हमने इस युवक को तराशा तो उसमें सामने आया कि इस युवक का कोई दोष नहीं था। ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शी था और ये बीच में बेवजह पिट गया। ये घटना जो है कल की है। फिलहाल पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि कुछ लोग आस पड़ोस के शोरूम की छत पर छिप गए थे और वहां से इन लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में
पेश फिलहाल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने। पंजाब के बाद हरियाणा में भी स्कूल फीस में राहत नहीं। जी हां, अभिभावकों को देनी होगी एडमिशन और ट्यूशन फीस। पंजाब के लिए जारी आदेश ही हरियाणा में भी लागू। हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर पर भी वसूली जाए फीस। जी हां, यह कहा गया है कि पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर पर ही वसूली जाए फीस। जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते वो लिखित में पत्र दें। मैनेजमेंट ना सुने तो फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाए। ये बड़ी खबर हम आपको दे दें कि पंजाब के लिए जारी आदेश ही हरियाणा में भी लागू रहेंगे। जी हां, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए कि पंजाब के बाद हरियाणा में भी स्कूल फीस में राहत नहीं। रुक कर लेते हैं, संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, अपडेट चाह रहे हैं। फीस का मसला लगातार बड़ा मसला बनता जा रहा है और पंजाब से लेकर हरियाणा तक इस मामले को हमने देखा कि कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। बिल्कुल राज, दो बातें से बिल्कुल क्लियर हैं कि पेरेंट्स को राहत नहीं है। यानी कि जो स्टे लगाने की मांग की जाती है, प्राइवेट स्कूल जो फीस वसूलना चाह रहे हैं वो ना वसूल, उस पर एक तरह से जो हरियाणा सरकार ने निकाला था वो कहीं ना कहीं राहत नहीं लेके आया है। पंजाब की तरह ही हरियाणा में भी हाईकोर्ट ने कह दिया है एनुअल चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या दूसरे तमाम जो खर्चे हैं वो वसूले जा सकते हैं, बशर्ते कि स्कूल को ये बताना होगा कि उनका जेन्युइन खर्चा हुआ है। पिछले साल के स्ट्रक्चर पर फीस ले सकते हैं। पेरेंट्स अगर फीस नहीं दे सकते, आप रिटर्न में पेरेंट्स को स्कूल को देना होगा। अगर स्कूल उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो रेगुलर अथॉरिटी है, उस पर जाना होगा। तो तमाम एक तरह से कि जो पंजाब का फैसला आया था वही अब हरियाणा में भी हाईकोर्ट ने लागू करने को कहा। जी, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पंजाब के लिए जारी आदेश ही हरियाणा में भी लागू रहेंगे। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर पर ही वसूली जाए फीस। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती। जी हां, मोबाइल भत्ते से 100 से 250 रुपए तक की कटौती। ग्रुप ए के कर्मचारियों को अब हर महीने 250 रुपए मिलेंगे। ग्रुप बी के कर्मचारियों को प्रति महीना 175 रुपए मोबाइल भत्ता। ग्रुप सी और डी को हर महीने मोबाइल भत्ते के 150 रुपए मिलेंगे। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती किस तरीके से वो भी हम आपको समझा दें कि मोबाइल भत्ते में 100 से 250 रुपए तक की कटौती यहां पर देखने को मिली है। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यहां पर कुछ कटौती साफ तौर पर देखने को मिली है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बंद। जी हां, कोरोना के चलते पूरी यूनिवर्सिटी सील कर दी गई है। एचपीयू की महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद एचपीयू को बंद कर दिया गया है। एचपीयू के पूरे स्टाफ को क्वारंटीन होने के आदेश दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दे दें हिमाचल प्रदेश से, राजधानी शिमला से। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बंद। आपको बता दें कि एक महिला जो कोरोना पॉजिटिव आई थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी को बंद किया गया। कोरोना के चलते पूरी यूनिवर्सिटी सील कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा है पूरी यूनिवर्सिटी में। आवाजाही पर पूरे तरीके से रोक है। पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जयराम सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए जनता से राय मांगी है। एक लिंक जारी किया गया है और सरकार ने जनता से इस लिंक में 2 सवाल पूछे हैं। सरकार की ओर से पूछा गया है कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं। इसी तरह दूसरा सवाल यह पूछा गया कि लॉकडाउन हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को क्या होना चाहिए। ऐसा उस वक्त हुआ है जब अनलॉक के दौरान मिली ढील के बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो सरकारी वेबसाइट पर ये आपको मिलेगा और आप भी यहां पर जाकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। जी, जानना ये चाहेंगे कि किस तरीके से आइडिया आया कि एक ओपिनियन पोल शुरू किया जाए और किस तरीके के रुझान यहां पर मिल रहे हैं।
देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, लोगों का ओपिनियन जानना जरूरी है, उसमें व्यवहारिक रूप से जो किया जा सकता है वो करने की कोशिशें भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और उस दृष्टि से ये लोगों की राय हम जो ले रहे हैं उसमें ओपिनियन आ रही है, डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन का अब इस वक्त बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। कई लोगों का कहना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू की है, मुश्किल से चीजें पटरी पर चल रही हैं, तो उस सूरत में जो है कुछ और चीजों का हमको सोचना चाहिए लॉकडाउन के सिवाय। तो ऐसे बहुत सारे सुझाव आते हैं, तो उससे हमको काम करने के लिए कुछ चीजें बेहतर मिलती है, कई सुझाव बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन अगर पड़ोसियों को देखते हैं तो कंपैरेटिवली हिमाचल का आंकड़ा बहुत कम दिखता है। आप हरियाणा देख लें, पंजाब देख लें, उस लिहाज से जो ये स्टेट्स है ये बंद होने की तरफ तो नहीं जा रहे। क्या हिमाचल सरकार इस तरफ रुख कर सकती है कि एक मर्तबा फिर से हम लॉकडाउन की तरफ जाएं अगर ओपिनियंस वैसे रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अभी हिमाचल प्रदेश में उस तरह की परिस्थिति, केसेस तो बढ़े हैं, इसमें दो राय नहीं है, और पूरे देश भर में बढ़े, हिमाचल में ही नहीं बढ़े हैं। सिर्फ एक ही चीज उसमें लगती है जो महत्वपूर्ण है कि जहां हमारा नंबर ऑफ केसेस आए हैं वो पूरे स्टेट में अलग अलग जगह में 3-4 ज्यादा नंबर आया है। ऑल ऑफ ए सडन जो है वो सर्ज हुआ है, एकदम स्पाइक आया है उसमें नंबर में। तो ऐसे में वहां हमने कंटेनमेंट जोन किया है और सख्ती की है, वहां लॉकडाउन भी किया है हमने, और लॉकडाउन के साथ मुझे लगता है कि चीजें अब धीरे धीरे अब जो है कल के बाद थोड़ा सुधार की दिशा में बढ़ेंगी। सर, एक चीज को लेकर सरकार को लोगों की तरफ से लगातार ये कहा गया कि पर्यटकों के लिए तो आपने हिमाचल को खोल दिया, लेकिन जो आपके अपने लोग आएंगे उन्हें आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे हैं। इस बाबत आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें पर्यटकों के लिए अगर खोलने की अगर हमने बात कही है तो उसमें उनके लिए भी नियम तय किए हैं। उसमें हमने बहुत सख्त, पूरे देश में सबसे ज्यादा सख्त नियम हिमाचल प्रदेश ने एसओपी जो हमने जारी किया है उसमें 72 आवर्स का जो है कोविड टेस्ट उसमें अनिवार्य है, और हिमाचल प्रदेश में आना तो 5 डेज के लिए उनका स्टे अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि भी आए और सुबह आए शाम को चले गए, शाम को आए सुबह चले गए, तो ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पर्यटक के कारण हिमाचल प्रदेश में एक भी केस नहीं आया है, एक भी केस नहीं बढ़ा है। अभी पर्यटक जो आए हैं उनमें से कोई पॉजिटिव पाया गया, ऐसा कोई नहीं है। ये जो है हमारा दूसरे सेक्टर में आया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो माइग्रेंट लेबर बाहर चले गई थी वापिस आई, और वापिस आने के बाद हमने उनको बहुत बड़ी तादाद में क्वारंटीन किया था, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा था, वहां ये नंबर निकला है। और कुछ जगह फैक्ट्री में भी निकला है, ठीक है। और कुछ एक जगह यहाँ पर एक शादी में जो है सिरमौर जिला में एक शादी में कुछ लोग इकट्ठा हुए तो वहां संक्रमण फैला, और उसी प्रकार से मंडी जिला में भी एक जगह ऐसा संक्रमण एक ड्राइवर के साथ आया जिसके कारण कुछ लोग कांटेक्ट आए, तो वो कांटेक्ट में आए और उसके बाद वो काफी ट्रैवल करने के बाद उसमें कुछ केसेस आए हैं। तो हमने इन 3-4 जगह जहां नंबर ऑफ केसेस जो है एकदम बड़ा हमारा शूट अप किया है, बहुत तेजी से बढ़ा है, तो उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है सर, मैं इसमें एक चीज जोड़ता हूं। आपने जिक्र किया कि 72 घंटे पहले जो पर्यटक है उन्हें अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट देनी होती है। क्या इस चीज को जो हिमाचल के लोग हैं अगर वो अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए तो क्या उन्हें उस क्वारंटीन पीरियड से निजात मिल सकती है? क्या इस तरह सरकार सोच सकती है? हाँ, बिल्कुल। जो कोविड टेस्ट करके आ रहे हैं उनको हम इजाजत दे रहे हैं, उनको होम क्वारंटीन की सलाह हम जरूर दे रहे हैं जी। होम क्वारंटीन की सलाह तो हम दे ही रहे हैं जो भी आ रहा है बाहर से, लेकिन उसके बावजूद कोई कोविड टेस्ट करके आया है उसको हम हिमाचल प्रदेश में आने से नहीं रोक रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकारी वेबसाइट पर जो ओपिनियन पोल है डेमोक्रेसी का हिस्सा ये रहना चाहिए, और उसी के तहत हिमाचल प्रदेश में ये ओपिनियन लिया जा रहा है लोगों का, ये राय शुमारी की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या हिमाचल को फिर से संपूर्ण लॉकडाउन पर जाना चाहिए? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, और उस राय के तहत आपके पास वहां पर जो ऑप्शंस आएंगे उसमें आप बाकायदा अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और हम लगातार ये भी देख पा रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन के लिए बहुत से लोग वोट करते हुए इस ओपिनियन पोल में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों में बड़ी कामयाबी मिली है।
कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का फर्स्ट फेज सफल रहा है। पीजीआई रोहतक के डॉक्टर्स ने सेफ्टी कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बाद पहले फेज के पार्ट 2 में 6 लोगों को डोज दी, जिसमें एक वॉलंटियर से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। क्या कुछ इस वॉलंटियर की तरफ से कहा गया, आप भी सुने। दुनिया के लिए अभी तक खतरा बना हुआ है क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं की गई है। अलग अलग देशों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, इंडिया में भी क्लिनिकल ट्रायल इंसानों पर शुरू हो चुका है, लेकिन वे इंसान कौन है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हुए हैं? वो हमारे देश के गौरव हैं, कोरोना योद्धा हैं, और एक ऐसा ही शख्स हमारे सामने मौजूद है, उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं आपको। वो क्या सोचकर क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए हैं और पहला क्लिनिकल ट्रायल उन पर कब शुरू हुआ और कितनी डोज दी गई, आज न्यूज़ 18 पर आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचकर क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने की हामी भरी? सबसे पहले मेरे दिमाग में देश की सेवा का जज्बा ही मेरे दिमाग में आया था कि पहले एक बार मैंने फ़ौज की ट्राई की थी, लेकिन फ़ौज में मेरा नंबर नहीं पड़ पाया था, तो फिजिकल फिट नहीं था मैं। तो वहाँ पे जब ये मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पे अब क्लिनिकल ट्रायल होंगी, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये आया था कि चलो वहाँ जाकर देश के सेवा का मौका करने का नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे अपने ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करवा के देश के कुछ काम आ सकता हूँ। इसलिए मैंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और जो है पहला जो है डोज लग भी चुकी है। अच्छा, ये जब क्लिनिकल ट्रायल के लिए आप रोहतक पीजीआई पहुंचे तो कौन कौन से टेस्ट आपके किए गए और किस तारीख को आप पहुंचे थे और कैसे आपको डोज दी गई थी, ज़रा पूरा बताइए। सबसे पहले 14 तारीख को मेरे को पीजीआई एमएस रोहतक में बुलाया गया था। मैं 14 तारीख को जब गया था, 14 जुलाई को वहाँ पे गया था, तो उस दिन 4 ब्लड सैंपल्स लिए गए थे, एक यूरिन का सैंपल लिया गया था और कोरोना टेस्ट किया गया था। उनकी रिपोर्ट 16 जुलाई को आई थी और 17 जुलाई को रिपोर्ट आने के बाद में 17 जुलाई को हमें बुलाया गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी, 8 या 9 जने थे डॉक्टर्स की टीम में, और उन्होंने फिर पहले मेरा बीपी चेक किया, पल्स चेक की, फिर डोज देकर तकरीबन 2-2.5 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन रखा।